चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का लेक्चर 7 में है। हमने लास्ट 2 लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था कि बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें मैंने बताया था कि जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होता है ये आप जब तक अकाउंट्स करोगे तब तक आपको काम में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो टर्म्स होते हैं उसके मैंने आपको ऑलरेडी 13 टर्म्स बताया, 13 टर्मिनोलॉजी, उसके मैंने आपको मीनिंग बताया, उसके क्या क्या यूसेस है, ये सब मैंने आपको चीजें बताया, ठीक है। तो अब हम 13 के बाद नंबर 14 से देखते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने नंबर 13 तक देखा था, आज हम देखते हैं कि नंबर 14 और यहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि और क्या क्या बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो नंबर 14 है हमारा कि रेवेन्यू। अब सबसे पहले रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि इनकम। अब बिजनेसमैन कोई भी चीज का बिजनेस करे तो बिजनेस क्यों करता है? इनकम के लिए, पैसा कमाने के लिए। उनका मेन पर्पस होता है कि बिजनेस करके पैसा कमाना, बिजनेस करके इनकम कमाना। जब तक वो इनकम नहीं कमाएंगे, जब तक वो पैसा नहीं कमाएंगे, तब तक वो बिजनेस उनका कोई काम का नहीं है। तो कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस ओपन करता है कोई भी चीज का, तो वहां पे जो भी पैसा कमाता है उसको हम बोल सकते हैं इनकम, या उसको हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है जो बिजनेसमैन अपना नॉर्मल बिजनेस करके पैसा कमाता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। चलो, अब रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, ये तो आपको समझ में आ गया। और मैंने क्या बताया यहाँ पे कि कोई भी बिजनेसमैन जो नॉर्मल बिजनेस करके पैसा कमाता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, या बोल सकते हो इनकम, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं कि मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मान लो क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज का? क्लोथ्स का बिजनेस। मिस्टर एक्स ने अपना क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट किया, क्लोथ्स का बिजनेस। अब मिस्टर एक्स ने अपना क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट किया। अब मिस्टर एक्स अपने क्लोथ्स के बिजनेस में, मान लो कि मिस्टर एक्स ने क्लोथ्स का दुकान खोला, क्लोथ्स का शॉप खोला। अब अपने दुकान में वो जितना भी क्लोथ्स बेचेगा, जितना भी क्लोथ्स को सेल करेगा, और जो भी पैसा क्लोथ्स को सेल करके आएगा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। और इनकम का मतलब कोई भी बिजनेसमैन जो नॉर्मल बिजनेस करके पैसा कमाता है हम उसको बोल सकते हैं रेवेन्यू, हम उसको क्या बोल सकते हैं? इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू और इनकम का मतलब सेम ही है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है एन इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। मतलब कोई भी इनकम जो बिजनेसमैन अपना नॉर्मल बिजनेस करके कमाता है, अपना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करके कमाता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो बोला है अ इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। मतलब बिजनेस को कोई भी इनकम अगर अपना नॉर्मल बिजनेस करके होता है तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। आगे बोला यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। नॉर्मली बिजनेसमैन जो भी चीज का बिजनेस करता है तो उसको बोलते हैं गुड्स। मान लो मिस्टर एक्स ने क्लोथ्स का बिजनेस किया तो मिस्टर एक्स के लिए जो क्लोथ्स है ये उनके लिए हो गया गुड्स। तो अगर मिस्टर एक्स अपना क्लोथ्स बेचता है, अपने बिजनेस के अंदर गुड्स बेचता है, और वो गुड्स बेच के जो भी पैसा आएगा उसको हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब एन इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। मतलब बिजनेसमैन जो भी इनकम अपना नॉर्मल बिजनेस करके कमाता है उसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू। आगे बोला यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। नॉर्मली बिजनेसमैन जो अपना गुड्स बेचता है या अपना सर्विसेज बेचता है कस्टमर को। कोई कोई बिजनेसमैन गुड्स का बिजनेस करते हैं, ऐसे मान लो गुड्स का मतलब क्या? जो चीज दिखता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। जैसे मान लो किसका इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनके लिए गुड्स हो गया। किसी का क्लोथ्स का शॉप है तो क्लोथ्स उनके लिए गुड्स हो गया। किसी का अगर डेयरी का शॉप है तो जो मिल्क होता है या पनीर या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट उनके लिए गुड्स हो गया। या किसी का स्टेशनरी का शॉप है तो जो भी स्टेशनरी के आइटम होते हैं, पेन, पेंसिल, बुक्स, ये सब उनके लिए गुड्स हो गया। और कुछ लोग बिजनेस करते हैं सर्विसेज का। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है तो डॉक्टर हमको कोई गुड्स नहीं बेचता, हमको क्या देता है? सर्विस, और उसके लिए हम डॉक्टर को फीस देते हैं। उसके बाद अगर मान लो कि हम किसी क्लासेस में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पे जो टीचर है तो टीचर वहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो अपना सर्विस दे रहे हैं, उसका वो पैसा लेते हैं। तो बिजनेसमैन चाहे गुड्स बेचे चाहे सर्विस बेचे, कुछ बिजनेसमैन गुड्स बेच के पैसा कमाते हैं और कुछ बिजनेसमैन सर्विस दे के पैसा कमाते हैं। तो जो वो पैसा कमाते हैं गुड्स को बेच के या सर्विस दे के उसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। एन इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी।
जो भी इनकम बिजनेसमैन अपना नॉर्मल बिजनेस करके कमाता है, ठीक है, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, मतलब नॉर्मली गुड्स बेच के या लोगों को सर्विस देके, मतलब कस्टमर्स को गुड्स बेच के या कस्टमर को सर्विस देके जो भी पैसा बिजनेसमैन कमाता है हम उसको बोल सकते हैं इनकम, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन अपना नॉर्मल बिजनेस करके जो भी पैसा कमाता है गुड्स बेच के या सर्विस देके, उसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये दोनों मैं आपको साथ में बताता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। कोई भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट कब होता है, कोई भी बिजनेसमैन को लॉस कब होता है। तो पहले मैं आपको प्रॉफिट के बारे में बताता हूं, प्रॉफिट, फिर मैं आपको बताऊंगा लॉस के बारे में, ठीक है। अब बिजनेसमैन जो भी चीज का बिजनेस करता है, मान लो कि हमने यहां पे अभी एग्जांपल लिया था कि मिस्टर एक्स का क्लोथ्स का बिजनेस है। तो मिस्टर एक्स का जो क्लोथ्स का बिजनेस है, तो पहले तो मिस्टर एक्स क्लोथ्स को खरीद के अपने दुकान तक लेके आएगा। तो मान लो मिस्टर एक्स ने जो क्लोथ्स खरीदा, वो मान लो कि मिस्टर एक्स ने क्लोथ्स को परचेस किया, मिस्टर एक्स ने क्लोथ्स को परचेस किया, और कितने में परचेस किया, तो ₹5000। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने 5000 रुपए का क्लोथ परचेस करके अपने दुकान में लेके आया, ठीक है, अपने दुकान में लाके रखा। कितने का क्लोथ लाके रखा, 5000 का, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने क्लोथ परचेस किया कितने का, 5000 का। अब 5000 का क्लोथ मिस्टर एक्स अपने दुकान में लाके रखा, ठीक है। तो ये 5000 हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि बिजनेस में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा लगाया है। तो मिस्टर एक्स ने अपने दुकान में क्लोथ खरीद के लेके आया 5000 का, तो ये 5000 हो गया उसका कॉस्ट, कितना पैसा उसने अपने बिजनेस में लगाया। अब अगर मिस्टर एक्स यही क्लोथ्स को 5000 में खरीद के लाया था, मान लो कस्टमर को 6000 में बेचा, 6000 में कस्टमर को सेल किया, तो ये 6000 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, बराबर। 6000 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अरे 5000 में खरीदा और 6000 में बेचा, तो 5000 था उनका कॉस्ट और 6000 में उन्होंने सेल किया, तो उन्होंने 1000 रुपया ज्यादा कस्टमर से कमाया। अरे बिजनेस में लगाया था 5000, लेकिन कमा कितना रहा है, 6000, तो 1000 एक्स्ट्रा कमाया। तो ये जो 1000 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, ये 1000 जो एक्स्ट्रा है, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो यहां पे देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 6000, कॉस्ट प्राइस कितना है, 5000, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो जो भी डिफरेंस आएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 5000, सेलिंग प्राइस है 6000, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1000 ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो 1000 हुआ, ये 1000 को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि मिस्टर एक्स ने क्लोथ्स को परचेस किया, कितने परचेस किया, 5000 में, ठीक है। और वही क्लोथ्स को मिस्टर एक्स ने बेचा कितने में, 6000 में। अरे 5000 में खरीदा, 6000 में बेचा, कॉस्ट प्राइस था 5000, सेलिंग प्राइस था 6000, तो 1000 एक्स्ट्रा लगा के बेचा ना, तो ये 1000 क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा उनके लिए क्या हो गया, बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट। अब मान लो यही 5000 का कपड़ा अगर मिस्टर एक्स 4000 में बेचता, ठीक है, तो 5000 हो गया कॉस्ट प्राइस, 4000 हो गया सेलिंग प्राइस। अरे कॉस्ट प्राइस है 5000, सेलिंग प्राइस है 4000, तो अब खरीदा था 5000 में और बेच रहा है 4000 में, मतलब जेब से गया था 5000 और जेब में आ कितना रहा है, 4000, तो 1000 का नुकसान हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे जो 1000 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस आपको समझ में आया। अरे मिस्टर एक्स के जेब से मान लो 5000 गया, 5000 का उसने कपड़ा खरीदा। अब अगर वही कपड़े को 6000 में बेचेगा, तो 5000 जेब से गया, 6000 जेब में आया, तो 1000 ज्यादा है ना, तो वो 1000 को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और यही अगर मिस्टर एक्स ने 5000 का कपड़ा खरीदा और 4000 में बेचा, 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो 1000 कम आया जेब में, तो 1000 उनके लिए क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। समझ में आया। तो प्रॉफिट का मतलब व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, इट इज अ प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या आएगा, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस मान लो 6000 है, कॉस्ट प्राइस मान लो 5000 है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि नहीं, अरे ज्यादा है ना सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, इट इज अ प्रॉफिट। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। और लॉस कब बोलेंगे, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस है 5000,
और सेलिंग प्राइस है मान लो 4000, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है तो ऐसे केस में लॉस होगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस इट इज अ लॉस। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस। समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने में लेके आया, मान लो 5000 में लेके आया, 6000 में बेचा, तो 6000 सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट। और लॉस कब होगा, मान लो कि कॉस्ट प्राइस था 5000 और बेचा 4000 में, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का समझ में आया। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। और लॉस कब होता है, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। क्लियर है। चलो इसके बाद है ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न, और उसके बाद है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये दोनों भी लिंक है। ठीक है, तो दोनों में आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न क्या है और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, एस्टेब्लिश करने का मतलब जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, और अगर जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है और अगर बिजनेस स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य, अगर मान लो बिजनेस स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि उनको प्रॉफिट कमाना है, मतलब बिजनेस करके पैसा कमाना है, तो अगर उनका उद्देश्य ये है कि बिजनेस करके खाली पैसा कमाना है, खाली प्रॉफिट कमाना है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मतलब ये भी एक बिजनेस ही होता है, लेकिन ये बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या होता है, लोगों को सर्विस देना, लोगों का भलाई करना। जैसे स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, तो हॉस्पिटल, स्कूल या चैरिटेबल ट्रस्ट, ये लोग का मेन काम क्या होता है, लोगों का भलाई करना। ये कभी भी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते हैं। तो जो भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। और जो भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है लोगों को सर्विस देने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो उनका मेन काम होता है लोगों को सर्विस देना, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसका मेन काम होता है लोगों को सर्विस देना। ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब देखते हैं, क्या बोला है, अ बिजनेस एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बोलता है बिजनेस एस्टेब्लिश, कोई भी बिजनेस अगर एस्टेब्लिश किया जाता है, ओपन किया जाता है, कौन से ऑब्जेक्टिव से, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से अगर कोई भी बिजनेस ओपन किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, बोला है अ बिजनेस एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस ओपन करता है, एस्टेब्लिश करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। तो बोला है अ बिजनेस एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस अगर एस्टेब्लिश किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, कैसे प्रॉफिट कमाता है बिजनेसमैन, बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। अगर बिजनेसमैन अपना गुड्स बेच के कोई भी प्रॉफिट अगर कमाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग कंसर्न। तो कोई भी बिजनेस अगर ये पर्पस से ओपन किया जाता है कि वो गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग कंसर्न। आगे बोला है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमर्शियल एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे बिजनेस को कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिनका मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रेडिंग कंसर्न को कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी बिजनेस ये सोच के ओपन किया जाता है कि वहां पे गुड्स को बेच के या सर्विस को बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। तो क्या बोला है, अ बिजनेस एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट कमाने के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस ओपन करता है, कौन से पर्पस से वो बिजनेस ओपन करता है, ये पर्पस से कि गुड्स को बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। और ऐसे बिजनेस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमर्शियल एंड
प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बिजनेस को कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। तो ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब आपको समझ में आ गया। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस ओपन करता है ये सोच के कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन अगर ये सोच के अपना बिजनेस ओपन करता है कि हम बिजनेस करके गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मतलब ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश फॉर गिविंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस करता है ये सोच के कि हमको सोसाइटी को सर्विस देना है, समाज को सर्विस देना है, समाज का सेवा करना है, ठीक है, एंड नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट इज नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस ये सोच के ओपन करता है कि हमको समाज को खाली सर्विस देना है, समाज का सेवा करना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और जो भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस ये सोच के ओपन करता है, ये सोच के ओपन करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेंगे, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, या बोल सकते हो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, या बोल सकते हो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन अगर ये सोच के अपना बिजनेस ओपन करता है, एस्टेब्लिश करता है कि हमको सोसाइटी को सर्विस देना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एग्जाम्पल है यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रस्ट एक्सेट्रा। जो भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होता है या चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य यही होता है कि अपने लोगों को सर्विस देना। स्कूल्स का काम होता है सोसाइटी में समाज के बच्चों को एजुकेशन देना। हॉस्पिटल्स का काम होता है सोसाइटी में जो भी बीमार लोग हैं उनका इलाज करना, ठीक है। तो ये पैसे के बारे में बाद में सोचते हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या सोचते हैं, जैसे स्कूल है तो ये पहले यही सोचता है कि जो ही बच्चा वहां पे पढ़ने आ रहा है उसको अच्छा एजुकेशन मिले, बाद में जो फीस मिलना होगा हम लेंगे। हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है पहले हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट करता है, बाद में देखता है कि हाँ जो भी बिल होगा उनसे हम बिल लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस ओपन किया ये सोच के कि हम गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, या बोल सकते हो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, या बोल सकते हो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन ने अगर अपना बिजनेस ये सोच के ओपन किया कि हमको समाज को, सोसाइटी को सर्विस देना है, समाज का सेवा करना है, प्रॉफिट बाद में कमाना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो उसको बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। उसके बाद है सॉल्वेंट और उसके बाद है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मैंने आपको दो चीज बहुत पहले बता दिया था, एसेट और लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी। एसेट का मतलब कि अपने पास कितना संपत्ति है, कि बिजनेसमैन के पास कितना प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं एसेट। और लायबिलिटी का मतलब कि बिजनेसमैन के सर पे कितना बोझ है, कितना उनके ऊपर बर्डन है। कोई भी बिजनेसमैन के पास अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है तो वो बिजनेसमैन को बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब कि वो बिजनेसमैन के पास एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और एक होता है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का हिंदी में बोले तो कंगाल। इनसॉल्वेंट कब होता है, कोई भी बिजनेसमैन के पास अगर एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे इनसॉल्वेंट। तो एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है इनसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मतलब अगर बिजनेसमैन के पास एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है और सर पे बोझ कम है, तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो बोला इफ अ पर्सन एसेट are more than its liability or equal to its liability, he is called as a solvent person। तो कोई भी बिजनेसमैन के पास अगर एसेट ज्यादा है, मान लो उसके पास एसेट है 1 लाख का और लायबिलिटी है 80,000 का, तो एसेट 1 लाख का है और लायबिलिटी 80,000 का, मतलब एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, तो ऐसे बिजनेसमैन को बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। या मान लो किसी के पास एसेट है 1 लाख का और लायबिलिटी है 1 लाख का, एसेट भी 1 लाख का, लायबिलिटी भी 1 लाख का, तो इसको भी हम बोलेंगे सॉल्वेंट, कि जितना उसके पास एसेट है उतना उसके ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है। तो इफ अ पर्सन एसेट्स आर मोर देन इट्स लायबिलिटी और इक्वल टू इट्स लायबिलिटी, कोई भी इंसान का अगर एसेट उसके लायबिलिटी से ज्यादा है या उसके लायबिलिटी के इक्वल है, तो वैसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट का मतलब इफ अ पर्सन लायबिलिटी इज मोर देन इट्स एसेट, अगर किसी का भी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, he is called as insolvent person। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, insolvent person।
तो सॉल्वेंट यानी कि किसी के पास अगर एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और किसी के पास अगर लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। किसी के पास अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, या एसेट लायबिलिटी दोनों इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट का मतलब अगर किसी के पास लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्वेंट। क्लियर है आपको सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट का मतलब? सॉल्वेंट का मतलब एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम, और इनसॉल्वेंट का मतलब लायबिलिटी ज्यादा एसेट कम। ठीक है, तो सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब किसी के पास भी अगर एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, या एसेट लायबिलिटी इक्वल है, मतलब जो सॉल्वेंट इंसान है, मतलब वो अपने लायबिलिटी को पे कर सकता है अपने एसेट से। लेकिन किसी के ऊपर अगर लायबिलिटी ज्यादा है, कर्जा ज्यादा है, और प्रॉपर्टी कम है, एसेट कम है, तो कंगाल हो गया कि भाई उसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्या बेच के लायबिलिटी सेटल करेगा? तो इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि कंगाल, लायबिलिटी ज्यादा एसेट कम। ठीक है, तो ये था सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट। उसके बाद है डिस्काउंट। ठीक है, चलो डिस्काउंट का मतलब देखते हैं कि डिस्काउंट यानी कि क्या? डिस्काउंट मतलब होता है कंसेशन। डिस्काउंट इज द कंसेशन गिवन बाय सेलर टू द बायर। सेलर बायर को जो भी कंसेशन देता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। मान लो कि मिस्टर एक्स सेलर है। मिस्टर एक्स कौन है? सेलर। मिस्टर एक्स गुड्स बेचता है ₹500 का। ठीक है, 500 रुपए का गुड्स बेचता है मिस्टर एक्स। मान लो कि मैं कस्टमर हूं, मैं मिस्टर एक्स के दुकान पे गया, मिस्टर एक्स को बोला भाई गुड्स कितने का है? मान लो कि मिस्टर एक्स के पास जो गुड्स है वो शर्ट है। मान लो कि मिस्टर एक्स एक शर्ट 500 का बेचता है, ₹500 वन शर्ट। मैं मिस्टर एक्स के दुकान पे गया, उसको क्या बोला? शर्ट कितने का है? मिस्टर एक्स बोलता है 500 का। मैंने बोला कुछ डिस्काउंट करो, तो मान लो मिस्टर एक्स मेरे को क्या बोलता है? ठीक है, 480 दे दो और शर्ट लेके चले जाओ। तो ये जो 20 रुपया मेरे को कंसेशन मिला, मिस्टर एक्स ने मेरे को कंसेशन दिया, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। तो बोला डिस्काउंट इज द कंसेशन गिवन बाय सेलर टू द बायर। सेलर बायर को कंसेशन देता है। तो मिस्टर एक्स सेलर था, मैं बायर था, मिस्टर एक्स ने मेरे को 20 रुपया छोड़ दिया, तो 20 रुपया मेरे लिए कंसेशन है। ठीक है, तो डिस्काउंट को बोलते हैं कंसेशन, जो कि सेलर किसको देता है? बायर को। अब डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझते हैं, फिर समझते हैं कैश डिस्काउंट का। ठीक है, चलो अच्छे से एग्जांपल एक लेता हूं तो आपको दोनों एक ही साथ में बता देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब। ठीक है, मान लो मिस्टर एक्स का क्लोथ्स का बिजनेस है। ठीक है, क्लोथ्स का बिजनेस है मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स का क्लोथ्स का बिजनेस है। ठीक है, मिस्टर एक्स के बिजनेस में एक शर्ट आता है ₹500 का। वन शर्ट इक्वल टू ₹500। 500 रुपए का एक शर्ट बेचता है मिस्टर एक्स। मान लो कोई कस्टमर है, कस्टमर जिसका कि नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम गया मिस्टर एक्स के दुकान पे और 10 शर्ट ले लिया। ठीक है, तो 10 शर्ट, एक शर्ट का दाम था 500, तो 10 शर्ट का दाम हो गया 5000। ठीक है, एक शर्ट का दाम है 500, 10 शर्ट का दाम हो गया 5000। मिस्टर राम क्या बोलता है मिस्टर एक्स को? अरे 5000 का तुमसे सामान ले रहा हूं, कुछ तो डिस्काउंट करो। तो मिस्टर एक्स ने क्या बोला? ठीक है, तुम 5000 के जगह 4700 दे दो। ठीक है, 4700 दे दो। 300 रुपया उसने डिस्काउंट कर दिया, माफ कर दिया। ये 300 रुपया जो डिस्काउंट दिया ना, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और मिस्टर एक्स ने मिस्टर राम को क्या बोला? तुम मेरे को 5000 मत दो, 4700 दो। मिस्टर राम ने क्या बोला मिस्टर एक्स को? अरे अभी मैं इतना नहीं दे सकता हूं, 1 महीने के बाद देता हूं। ठीक है, मिस्टर एक्स से मिस्टर राम ने 1 महीने का उधारी मांग लिया। अब एक्स क्या बोलता है मिस्टर राम को? एक काम करो, मैं तुमको 200 रुपया और माफ करता हूं, 200 रुपया और माफ करता हूं, तुम मेरे को अभी पैसा दे दो। तो मान लो 4700 में से 200 रुपया और माफ किया, अब कितना बचा? 4500। तो मिस्टर एक्स क्या बोलता है मिस्टर राम को? मेरे को 4500 अभी का अभी दे दो। तो ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपया माफ किया, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कोई भी बिजनेसमैन कैश डिस्काउंट क्यों देता है? इमीडिएटली पैसा निकलवाने के लिए। भले मिस्टर एक्स ने 4700 की जगह खाली कितना लिया? 4500, अपना 200 रुपए का नुकसान करवा लिया, करवाया कि नहीं?
लेकिन उसको जगह पे मिल गया कि नहीं पूरा का पूरा पैसा, और बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसको इमीडिएटली पैसा मिल जाए। अरे ये पैसा इसको मिल जाएगा, ये वापस से अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा और पैसा कमाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब इट इज द कंसेशन गिवन ऑन लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स। बोलता है इट इज द कंसेशन गिवन ऑन। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि सेलर बायर को कंसेशन देता है, कौन से प्राइस पे, लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस का मतलब क्या, जो गुड्स का रेट फिक्स है। जैसे मिस्टर एक्स का क्लोथ का शॉप था, तो इसके क्लोथ के शॉप में एक शर्ट का दाम कितना था, 500, तो ये 500 को हम बोलेंगे लिस्ट प्राइस या बोल सकते हैं कैटलॉग प्राइस। अरे मिस्टर राम ने 10 शर्ट लिया, 10 शर्ट का कितना हो गया, 5000, ये 5000 हो गया लिस्ट प्राइस 10 शर्ट का, या बोल सकते हो 5000 हो गया कैटलॉग प्राइस 10 शर्ट का। अब मिस्टर राम को मिस्टर एक्स ने 300 रुपया माफ किया था इमीडिएटली, ये 300 रुपए को बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो मिस्टर राम ने मिस्टर एक्स को क्या बोला, 4700 दूंगा लेकिन कुछ दिन के बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा। तो मिस्टर एक्स ने क्या बोला मिस्टर राम को, चल 200 रुपया और माफ करता हूं, 4700 में से 200 रुपया और माफ कर दिया, और बोलता है कि अभी का अभी पैसा दे दे। तो ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपया माफ किया इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। देखो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद आता है कैश डिस्काउंट। अरे 5000 लिस्ट प्राइस था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, 4700 बचा, उसमें से लेस किया कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद लेस होता है कैश डिस्काउंट। तो यही बोला है, इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। आगे, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ लॉस। अब बिजनेसमैन इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस की तरह रिकॉर्ड करता है। ये 200 रुपए वो लॉस दिखाएगा। अरे 200 का लॉस ही हुआ ना, उसको मिलने था 4700, लेकिन कितना मिल रहा है 4500। 200 का उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, भले लॉस हो रहा है लेकिन जगह पे पैसा तो मिल रहा है। आगे बोला है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ लॉस टू अ सेलर एंड गेन टू द बायर। ये जो 200 रुपया है ये किसके लिए लॉस है, सेलर के लिए, और ये 200 रुपया फायदा किसके लिए है, गेन टू द बायर। गेन का मतलब कि फायदा। ये 200 रुपया जो कैश डिस्काउंट का लॉस है, ये लॉस किसके लिए, सेलर के लिए, और यही 200 रुपया फायदा किसके लिए, बायर के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, डिस्काउंट मतलब सेलर कंसेशन देता है बायर को, कुछ पैसा माफ करता है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब सेलर अपने लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे जो भी डिस्काउंट देता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे यहाँ पे मिस्टर राम ने 10 शर्ट खरीदा, 10 शर्ट का कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस कितना था, 5000। ये 5000 पे जो 300 रुपया माफ किया मिस्टर एक्स ने, इसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद इमीडिएटली पेमेंट लेने के लिए ये जो 200 रुपया दिया, लेस किया सेलर ने, 200 रुपया लॉस है सेलर के लिए, फायदा किसके लिए, बायर के लिए, तो इसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट के लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे। और कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद कैश डिस्काउंट को लेस किया जाता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्यों देता है कोई भी बिजनेसमैन, तो इमीडिएटली पैसा निकालने के लिए कस्टमर से, ठीक है। तो ये था आपका रेवेन्यू। बिजनेसमैन गुड्स को बेच के अपने बिजनेस में जो भी पैसा कमाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। ट्रेडिंग कंसर्न, कोई भी बिजनेसमैन अगर ये सोच के बिजनेस ओपन करता है कि हमको पैसा कमाना है, तो उसको या तो बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न, या तो बोलेंगे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, या तो बोलेंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के अपना बिजनेस ओपन करता है कि हमको खाली लोगों को सर्विस देना है, समाज को सर्विस देना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो उसको बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। उसके बाद सॉल्वेंट, अगर बिजनेसमैन के पास एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट पर्सन। और अगर बिजनेसमैन के पास लायबिलिटी ज्यादा है एसेट कम है तो उसको बोलेंगे इनसॉल्वेंट कंगाल। डिस्काउंट मतलब सेलर अगर बायर को कोई भी कंसेशन देता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। दो टाइप का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसपे मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट के लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट के लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद
जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और बिजनेसमैन के लिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, लॉस, और कस्टमर के लिए क्या होता है, गेन, प्रॉफिट। और कैश डिस्काउंट क्यों देता है बिजनेसमैन कस्टमर को, इमीडिएटली पैसा निकालने के लिए, ठीक है, कि कस्टमर से इमीडिएटली पैसा निकल जाए। तो ये था नंबर 21 तक। 3-4 और है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, पहले आप लोग इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको बाकी बताता हूँ 22, 23 एंड 24, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आप करके वापस से लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी कर लो 21 तक। चलो, तो 21 तक हमने डिस्काउंट तक देखा था। नेक्स्ट नंबर 22 अकाउंटिंग ईयर। हर बिजनेसमैन के लिए एक अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है। नॉर्मली एक चीज को याद रख लो आप अकाउंट्स में, कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। नॉर्मली हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से, बराबर। खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को, बराबर। जनवरी में साल स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म होता है। लेकिन अकाउंट्स के अंदर आप याद रख लेना कि ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। ये भी 12 महीना, जैसे जनवरी से दिसंबर तक 12 महीना होता है, वैसे अप्रैल से मार्च तक भी 12 महीना होता है। काउंट कर लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 12 महीना अप्रैल से मार्च तक भी होता है। अकाउंट्स के अंदर यही होता है ईयर, अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है। इसको हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, या इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ये तो जनवरी से दिसंबर तक का ईयर होता है, इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, कि जनवरी से स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है। और ये जो अप्रैल में स्टार्ट होता है ईयर 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो 1 अप्रैल से करता है और 31 मार्च तक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और यही 12 महीने के लिए वो अपना फाइनल अकाउंट्स बनाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीज बनता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन अपना फाइनल अकाउंट बनाता है एक अकाउंटिंग ईयर का, ठीक है। फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सब हमको आगे चल के चैप्टर्स में देखना है, ठीक है। अभी खाली यही समझो कि बिजनेसमैन का अकाउंटिंग ईयर का मतलब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, खत्म कब होता है 31 मार्च को, ठीक है। क्या बोला है देखो, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ, कि अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है, फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज। यही 12 महीने के लिए अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, इसको क्लोज किया जाता है। आगे बाय द प्रोप्राइटर, मतलब जो बिजनेसमैन होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, बिजनेस का मालिक होता है, 12 महीने के लिए अपना अकाउंट्स बनाता है और उसको बुक्स को क्लोज करता है, ठीक है। बुक्स को स्टार्ट कब करता है, 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चालू करता है और बुक्स को क्लोज कभी करता है 31 मार्च को। हर साल 1 अप्रैल से चालू होता है अकाउंटिंग ईयर और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है अकाउंटिंग ईयर। फिर 1 अप्रैल से चालू होता है अकाउंटिंग ईयर और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो यही बोला है, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज्ड बाय द प्रोप्राइटर। क्या अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है, प्रोप्राइटर ये 12 महीने के लिए अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसको क्लोज करता है। आगे अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर, 31 मार्च को कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर का मतलब आपको समझ में आ गया, 12 महीने का होता है अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 23 गुडविल। गुडविल का मतलब होता है बिजनेस के अंदर रेपुटेशन। जो बिजनेस लंबे समय से चलते आ रहा है, मार्केट में उसका नाम होता है, उस नाम को बोलते हैं गुडविल। मार्केट में उसका नाम होता है बिजनेस का। जैसे अगर कोई बहुत पुरानी कंपनी है तो कंपनी का मार्केट में नाम होता है, लोग उसको जानते हैं। रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, सब उनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उनका गुडविल है।
बहुत समय से मार्केट में वो बने आए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपनी है, बिजनेस होते हैं जिसका मार्केट में गुडविल होता है, नाम होता है, ठीक है। और गुडविल जो है ये एक तरीके का एसेट है, किसी के लिए भी संपत्ति होता है, किसी का अगर मार्केट में नाम है तो उसके लिए एसेट है, ठीक है। लेकिन ये होता है इनटेंजिबल एसेट। फर्नीचर ये होता है टेंजिबल एसेट, कंप्यूटर है तो टेंजिबल एसेट है, मशीन है तो टेंजिबल एसेट है, बिकॉज ये सब दिखता है। फर्नीचर हुआ, कंप्यूटर हुआ, मशीन हुआ, ये दिखता है, हम इसको छू सकते हैं, कहीं भी उठा के रख सकते हैं। लेकिन जो गुडविल है ये एसेट है, लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट है, ना तो हम इसको टच कर सकते हैं ना ये दिखता है। इसको खाली फील कर सकते हैं कि हाँ ये बिजनेसमैन का नाम है, मतलब ये बिजनेसमैन का मार्केट में गुडविल है, ठीक है। तो क्या बोला है देखो, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल क्या होता है? बिजनेस का रेपुटेशन, बिजनेस का नाम। तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो गुडविल क्या होता है? बिजनेस का रेपुटेशन होता है जिसको पैसे में नापा जाता है, जिसको पैसे के वैल्यू में हम देखते हैं, ठीक है। तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल क्या है? तो बिजनेस का रेपुटेशन होता है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको पैसे के मेजर किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस का अगर गुडविल है, मार्केट में नाम है, ठीक है, तो उसका भी कीमत लगाया जाता है। जैसे मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस का मार्केट में गुडविल है। कल जाके अगर रिलायंस को अपना कंपनी बेचना होगा, तो जब वो अपना एसेट बेचेगा, फर्नीचर बेचेगा, कंप्यूटर बेचेगा, मशीन बेचेगा, तो उसका गुडविल का भी एक कीमत लगेगा, क्योंकि मार्केट में गुडविल का भी कीमत होता है, ठीक है। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल का मतलब बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है, नाम होता है, उसको बोलते हैं गुडविल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। और गुडविल को पैसे के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं कि कितना उसके रेपुटेशन का कीमत होगा, लगाया जा सकता है। गुडविल का कीमत भी लगाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल आप समझो गुडविल का मतलब रेपुटेशन, किसी का अगर मार्केट में नाम है तो उसको हम बोलेंगे गुडविल। नेक्स्ट है नेटवर्थ। नेटवर्थ और ओनर इक्विटी। नेटवर्थ इंक्लूड कैपिटल एंड रिजर्व। नेटवर्थ का मतलब बिजनेसमैन जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाता है उसको बोलते हैं नेटवर्थ, या बोल सकते हो ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का मतलब भी वही कि बिजनेसमैन जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाता है, तो बोला है नेटवर्थ और ओनर इक्विटी। नेटवर्थ इंक्लूड कैपिटल एंड रिजर्व। कैपिटल मतलब बिजनेसमैन जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। एंड रिजर्व का मतलब कभी कभी बिजनेसमैन कुछ पैसा बचा के रखता है फ्यूचर के लिए, कि अगर आगे चल के बिजनेस को कभी लॉस हुआ तो रिजर्व में जो पैसा है उसको इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस में, बिजनेस को सही से चलाने के लिए। तो नेटवर्थ दो चीज को मिला के बनता है, कैपिटल और रिजर्व। कैपिटल और रिजर्व दोनों चीज को मिला के क्या बनता है? नेटवर्थ, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नंबर 24 तक। हमने लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 7, तीनों लेक्चर में हमने यही देखा कि अकाउंट्स के अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, ठीक है। आप अच्छे से इसको याद कर लो, रिवाइज करो, कुछ अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आप 22, 23, 24 तक कॉपी कर दो, बाकी ये तो आपने पहले कॉपी किया है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे ये सब चीज आपको काम में आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 7, यहीं पे हमारा एंड होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के थ्योरी के साथ मिलेंगे। अभी भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आगे हमको और भी चीज इसमें देखना है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लो। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको।